इन्हीं अपने कांग्रेसियों ने अपने ही पार्टी के एक नेता को, एक जंगे आज़ादी के सिपाही को जो है गोलियों से छलनी करवा दिया था। आज से ठीक 74 साल पहले प्रोफेसर अब्दुल बारी की हत्या की गई थी। सबको पता हो गया था कि आपका जान खतरे में है। एक भाई को एक यहाँ का पद मिले, एक भाई को पाकिस्तान का पद मिले। वहाँ के पास एक मतलब बहुत घना पेड़ था, वहीं पर छिपा खड़ा था। अब्दुल बारी ने इसका विरोध किया था, मेरी लाश पर ही पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है। और वो मतलब सीना पर रख दिया बंदूक। ड्राइवर जो है वहाँ से जल्दी लेकर आया फिर हॉस्पिटल। उसी में वो बीसी लंदन से न्यूज आ गया, लोहे का शेर मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रही हैं, उनका कहना भी है, वो कहती हैं कि हमारे परिवार को इंसाफ मिले और नए सिरे से इसकी जांच हो। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव के खास कार्यक्रम अपराध का अजगर। एक विषैला सर्प जो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर तक को निगल जाता है, इसे पाइथन भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि मुंह खोलकर जब सांस खींचता है तो खुद ब खुद प्राणी उसके मुंह में समा जाते हैं। यही सूरत हाल आज अपराध की है। अपराध रूपी अजगर वर्तमान में ही नहीं बल्कि 75 वर्ष पहले भी उतना ही जहरीला था जितना अभी है। इसने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक राजनीति, सियासत, ब्यूरोक्रेसी व आम आवाम को भी नहीं बख्शा है। डेमोक्रेटिक लाइव इस संदर्भ में एक विशेष धारावाहिक कार्यक्रम लेकर आया है जिसका शीर्षक है अपराध का अजगर। इस कार्यक्रम में इन मुद्दों पर विशेष विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार स्टेट व्यू मीडिया ग्रुप के संपादक रतिन्द्र नाथ जी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में आए दिन राजनीति के अपराधीकरण, अपराध का अजगर, इन चीज़ों पर जो है जमकर बहस होती है, फिर वही ढाक के 3 पात रह जाता है। आज बिहार विधानसभा में भी अपराध को लेकर बिहार के जो मौजूदा बजट सत्र खत्म हुआ है उसमें भी तरह तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी मिलने के ठीक 4.5 महीना पहले इसी बिहार की सरजमी पर यह महात्मा गांधी जिन्होंने चंपारण से आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, गौतम बुद्ध का बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, शेर शाह का बिहार, मौलाना मजरूल हक का बिहार कि इस सरजमी पर, इस धरती पर, इस पावन धरती पर, गुरु गोविंद सिंह के बिहार की इस पावन धरती पर जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कद्दावर अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया गया था और प्रोफेसर अब्दुल बारी की हत्या हो गई थी। आखिर ये प्रोफेसर अब्दुल बारी थे कौन? किस शख्सियत का नाम था प्रोफेसर अब्दुल बारी? क्यों इस अब्दुल बारी के नाम पर कोइलवर और आरा को जोड़ने वाला जो रेल पथ है, जो रेल लाइन है, उस पर सोन नदी के ऊपर जो पुल है उसका नाम प्रोफेसर अब्दुल बारी पुल पड़ा हुआ है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पूरब की तरफ से जो सड़क पूरब की तरफ जाती है उस पथ का नाम है, उस रोड का नाम है प्रोफेसर अब्दुल बारी रोड, प्रोफेसर अब्दुल बारी पथ। आखिर ये प्रोफेसर अब्दुल बारी थे कौन, जानना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि आज की तारीख में यहाँ के बहुत सारे विधायकों, सांसदों एवं आम जन, आवाम, पब्लिक से यह पूछा जाए कि क्या आप प्रोफेसर अब्दुल बारी को जानते हैं तो संभव है, मुमकिन है, पॉसिबल है कि उनके मुंह से निकल जाए या वही आप उसी अब्दुल बारी के बारे में पूछ रहे हो ना जो लालू यादव की हुकूमत में वजीर हुआ करते थे, राबड़ी देवी की हुकूमत में, राबड़ी देवी के शासनकाल में मंत्री थे और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं इस अब्दुल बारी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं जिस अब्दुल बारी की चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी शख्सियत पर मैं रोशनी डालने जा रहा हूं, जिनके बारे में मैं यह बताने जा रहा हूं कि कैसे उनकी लाश गिराई गई थी, इन तमाम चीज़ों से चार चश्म होने के लिए हमें आज से 74 साल पीछे लौटना पड़ेगा। वह तारीख थी 28 मार्च 1947 की। बख्तियारपुर पटना राजमार्ग पर फर्राटे से एक सफेद रंग की एम्बेसडर गाड़ी पटना की तरफ बढ़ रही थी, कोलतार की चिकनी सड़क पर बढ़ रही थी। जैसे ही वह गाड़ी खुसरूपुर के निकट पहुंची, सड़क पर खड़े एक पुलिस दस्ते ने उस गाड़ी को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर ड्राइवर ने गाड़ी में
ब्रेक लगा दी और गाड़ी एक धचके के संग रुक गई। पुलिस दस्ते में से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इस गाड़ी की तलाशी लूंगा। गाड़ी की बैक सीट पर, पिछली सीट पर खादी का पैजामा, सफ़ेद कुर्ता और गांधी टोपी में एक कद्दावर नौजवान बैठा हुआ था। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते हो, मैं प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं महात्मा गांधी से मिलने पटना जा रहा हूँ। हजारीबाग का एक विशेष कार्यक्रम छोड़कर बापू से मिलने के लिए ही मैंने पटना की तरफ अपना रुख किया है। मुझे आप जाने दो, महात्मा गांधी पटना पहुँच चुके हैं। लेकिन उस पुलिस दस्ते पर, उस पुलिस टीम पर लगता है खून का जुनून सवार था। वो नहीं चाहते थे कि यह व्यक्ति यहां से आगे बढ़े। गाड़ी वाले व्यक्ति यानी प्रोफेसर अब्दुल बारी और उस दस्ते को जो लीड कर रहे थे, पुलिस दस्ते को जो लीड कर रहे थे, दोनों में थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और अंत में पुलिस वालों ने उस एम्बेसडर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उस शख्स को बाहर खींच के उसके सीने में 3 गोलियां मार दी। अपनी राइफल से 3 गोलियां मार दी। बावजूद इसके उस कद्दावर शख्सियत ने पुलिस वाले की राइफल छीन ली और उन्हें दूर तक खदेड़ा, लेकिन उन्हें तो 3 गोलियां लग चुकी थी। खून फव्वारे की तरह, झरने की तरह बह रहा था। अंततः वो सड़क पर गिर गए और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। वे थे जंगे आज़ादी के महान योद्धा, महान सिपाही, असाधारण शख्सियत के स्वामी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व के मालिक प्रोफेसर अब्दुल बारी। ये प्रोफेसर अब्दुल बारी के पुरखे पौने 500 साल पहले आरा के मिडिल ईस्ट कंट्री से, आरा के अरब कंट्री से आरा के कोइलवर में आकर बस गए थे और हिंदुस्तान को और कोइलवर को ही उन्होंने अपना घर माना और पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क को उन्होंने कहा कि यह मेरा देश है, मेरा वतन है और इसी वतन के खातिर मुझे जो है जीना है, इसी वतन के खातिर मरना है और यहीं की मिट्टी में मुझे दफन हो जाना है। तो आखिर वह ऐसा हुआ क्यों कि प्रोफेसर अब्दुल बारी जैसी शख्सियत की लाश गिरा दी गई, उन्हें गोलियों से भून दिया गया? इसे जानना अत्यंत ही आवश्यक है। यह एक सियासी मर्डर था, यह एक पॉलिटिकल मर्डर था। प्रोफेसर अब्दुल बारी की शहादत के मसले पर, उस मुद्दे पर उनकी पौत्री फहीमुन्निसा बारी, जो कि बारी पथ स्थित उस पुराने पुश्तैनी मकान में रहती हैं, उनके बाइट को सुनना जरूरी है। उनका वक्तव्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो उन्होंने यूं दिया है। मेरे फादर का कहना है कि तुम्हारे जो दादा हैं वो मतलब कि 3 ड्राइवर रखे हुए थे और 3 कार थी उनके पास मिली हुई। एक ड्राइवर बोला कि हम नहीं जाएंगे, सबको पता हो गया था कि आपका जान खतरे में है, आपके साथ कुछ होने वाला है, तो वो नहीं तैयार हुआ। दूसरा नहीं तैयार हुआ, तीसरा भी बहुत गुस्सा किए, थोड़ा ये थे, जलाली थे, तो वो मतलब बोले कि नहीं चलना है तो चलना है, जो होना होगा, ऊपर वाले का अगर हुक्म होगा, मेरा मौत होगा तो होगा। उसके बाद वो जो है वहाँ फतुहा के पास एक मतलब बहुत घना पेड़ था, वहीं पर छिपा खड़ा था। उसके बाद गाड़ी रोका, बोला कि हम ये हैं, गार्ड हैं, पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले, हाँ। तो वो मतलब खोल कर और वो मतलब सीना पर रख दिया बंदूक, तो उससे छीन के रख दिए। उसके बाद फिर बोला, हाथ पर जोड़ने लगा कि मेरा सर्विस है, ये है, वो है, तो वो हमदर्दी में फिर दे दिए। मगर जैसे मुड़ते हैं वैसे ही एक सीना पर लगता है, फिर दूसरा लगता है, तीसरा लगता है। उसके बाद उसी हालत में वो दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, मतलब कि हेल्दी थे, तंदुरुस्त भी थे, हाँ, मतलब कि बहुत दूर तक दौड़े, समझिए कि 1 किलोमीटर तक दौड़े। उसके बाद फिर गिर गए। ड्राइवर जो है वहाँ से जल्दी लेकर आया फिर हॉस्पिटल, वो मतलब कि निकाल हो गया। उसी में वो BBC लंदन से न्यूज़ आ गया, लोहे का शेर मारा गया। निश्चित रूप से इसके खिलाड़ी कई कांग्रेसी थे जो नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर अब्दुल बारी रहे। हालांकि उस समय बिहार में
इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, और उस सरकार के मुखिया थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग श्री बाबू प्यार से कहते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उस समय बिहार के प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उस समय अंतरिम सरकार थी और प्रधानमंत्री का पद था, मुख्यमंत्री का पद नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह वजीर आजम थे। निश्चित रूप से आज़ादी के ठीक 4 महीना 20 दिन पहले अब्दुल बारी की हत्या की गई थी, और आज़ादी के 5 महीना 17 दिन बाद 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नाथूराम गौडसे के हाथों गोलियों से भून डाले गए थे। इस मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी की हत्या के मुद्दे को लेकर 2019 के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा के मौजूदा कांग्रेसी सदस्य बड़बोले कांग्रेसी मेंबर दिग्विजय सिंह ने मुनादी की थी। अपनी तकरीर में कहा था कि इस देश का पहला आतंकवादी जो है आज़ाद हिंदुस्तान का, उन्होंने कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान का, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे था, जिसने बापू के सीने में गोलियां उतारी थी और बापू की हत्या की गई थी। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि नाथूराम गौडसे जो है वह एक हत्यारा था और उसने किसी आतंकवादी गतिविधि से कम काम नहीं किया था, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या, उनकी शहादत जो है वह एक आतंकवादी घटना से कम नहीं थी। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं, दिग्विजय सिंह की बातों से मैं सहमत हूं कि वो नाथूराम गौडसे ने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई थी। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के इसी बड़बोले नेता से, इसी बड़बोले लीडर से, इसी सफ़ेद पोश से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज 75 साल से प्रोफेसर अब्दुल बारी की हत्या को लेकर खामोश क्यों है? क्यों उसके जुबान पर ताला बंद है? क्यों उन लोगों ने जो है चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है? आखिर इसकी वजह क्या रही है? नेता को, एक जंगे आज़ादी के सिपाही को जो है गोलियों से छलनी करवा दिया था, क्योंकि यह एक सत्ता की लड़ाई थी। ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से मुल्क का बंटवारा हो जाए, एक भाई को एक यहाँ का पद मिले, एक भाई को पाकिस्तान का पद मिले, और यही वजह से अब्दुल बारी ने इसका विरोध किया था। अब्दुल बारी ने खुलेआम कहा था कि मेरी लाश पर ही पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है, और वही हुआ था। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर अब्दुल बारी की हत्या के 1.5 घंटा पहले तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर, तत्कालीन वजीर तालीम की कोठी से हल्ला उड़ गया था कि प्रोफेसर अब्दुल बारी शॉट डेड। अभी उनकी हत्या भी नहीं हुई थी, उसके 1.5 घंटा पहले जो है हल्ला उड़ गया था कि प्रोफेसर अब्दुल बारी शॉट डेड। स्पष्ट है, समझा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और इसी कॉन्स्पिरेसी के चलते जो है प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके शिकार हुए थे। और आज़ादी के 4-4.5 महीना पहले अब्दुल बारी का नामो निशान मिटा दिया गया था। आज भी अब्दुल बारी के भतीजे की बेटी यानी अब्दुल बारी की पोती फहीमुन्निसा बारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रही हैं। उनका कहना भी है, वो कहती हैं कि हमारे परिवार को इंसाफ मिले और नए सिरे से इसकी जांच हो, नए सिरे से इसकी जांच हो कि आखिर अब्दुल बारी का हत्यारा कौन था, अब्दुल बारी की हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी, किस सूरत हाल में जो है अब्दुल बारी को ख़त्म किया गया था। एक रिपोर्टर होने के नाते, एक संपादक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है, मैं खुद अपनी तरफ से प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि वो इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस लोमहर्षक हत्या की जांच करावें और दूध का दूध, पानी का पानी करें और उन लोगों को बेनकाब करें जो इस हत्या में शामिल थे, भले ही वो जीवित हों या नहीं जीवित। बहरहाल मरे हुए लोग किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते। शिकवा शिकायत करना, नालिश करना तो जिंदा लोगों की मजबूरी है। वैसे भी एक सिपाही कभी मरता नहीं, वह अमर रहता है। और इस लिहाज से तमाम वतन परस्त, तमाम देशभक्त, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अन्य संप्रदाय के लोगों के बीच, इस हिंदुस्तान के लोगों के बीच, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक जितने अवाम हैं, जो वतन परस्त अवाम हैं, उनके दिलों में प्रोफेसर अब्दुल बारी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे।